मसूरी में लगातार हो रही बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन के बाद बंद हो गया है और बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस और चुना खाले के पास भारी भूस्खलन होने से देर रात से बंद है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी के जरिए सड़क पर आए मलबे और पत्थर को हटाने की कोशिश की जा रही है और उन कोशिशों की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मसूरी से। दो जगह पर भूस्खलन के बाद ये मसूरी देहरादून मार्ग बंद हुआ है। गलोगी पावर हाउस के पास ये मसूरी देहरादून मार्ग बंद हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना भारी तादाद में ये मलबा सड़क पर आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, फिलहाल मसूरी देहरादून मार्ग की स्थिति क्या है? जेसीबी की मदद से रास्ते को खोलने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी क्या स्थिति है? कौशल, देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर मसूरी देहरादून मार्ग रात से ही बंद हो रखा है और काफी भारी तादाद पर यहाँ पर मलबा आ रखा है। मलबा और पत्थर आने की वजह से यहाँ पर जो मलबा हटाने का काम है उससे काफी दिक्कत आ रही है। लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और लोक निर्माण विभाग की जो अलग अलग जेसीबी है वो मार्गों पर लगी हुई है और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मार्ग को खोला जा सके, परंतु मलबा और पत्थर काफी मात्रा में है तो उसको हटाने में अभी समय लगेगा। फिलहाल अभी मार्ग बंद है। जी, कब तक अधिकारी दावा कर रहे हैं कि रास्ते को खोल दिया जाएगा और वहां जो लोग मौजूद हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सड़क के दोनों ओर तो गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है? कौशल, देखिए, क्योंकि एक यही मार्ग है जो देहरादून मसूरी के लिए होता है और ऐसे में दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। रात से ही लोग परेशान है, खासकर जिन लोगों को अपने गंतव्य तक जाना है उनको खासी दिक्कतें हो रही है। एसडीएम मसूरी मनीष कुमार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पत्थर और मलबे को हटाकर यातायात को सुचारू किया जा सके, परंतु गलोगी पावर हाउस लगातार यहाँ पर भूस्खलन हो रहा है जिससे दिक्कतें साफ तौर पर देखी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारी के लिए। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे 94 फक्कोट के पास भारी बारिश से पूरी तरह टूट गया है, जिससे राजमार्ग के दोनों ओर कई गाड़ियां फंस गई हैं। हाईवे बड़कधार हिंडोला खाल समेत कई जगह से बंद है और बारिश इतनी तेज है कि वहां मशीन भेजना भी चुनौती बना हुआ है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टिहरी की। भूस्खलन से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, बोल्डर पड़े हुए हैं और ऐसे में रास्ता बंद हो गया है। गाड़ियों की लाइनें लग गई हैं। जो गाड़ियां वहां से गुजर रही थी वो मलबे की वजह से फंस गई हैं। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे 94 फकोट के पास ये बंद हुआ है। राजमार्ग के दोनों तरफ जो गाड़ियां हैं वो फंस गई हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सड़क का हिस्सा किस तरह से भूस्खलन के चलते ढह गया। ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए, गांव के बड़े बुजुर्ग यहाँ सब जायजा लेने आ रहे। हाईवे बड़कधार और हिंडोला खाल समेत कई जगह से बंद हो गया। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे 94 की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर। आगे बढ़ते हैं। विकासनगर में लगातार बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। विकासनगर के पछवादून में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और विकासनगर में बारिश से नाले उफान पर है। तेज बारिश की वजह से पुल बह गया और खेतों में पानी भरने से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। ये सैलाब देखिए, भारी बारिश के बाद किस तरह से सैलाब लोगों के खेतों में घुसा है, फसलों को बर्बाद कर दिया है। विकासनगर के मेहुवाला खालसा में बारिश से नाले जो हैं वो उफान पर है और इन नालों से जो पानी बह रहा है वो खेतों में जा रहा है और फसल को नुकसान पहुंच रहा है। लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से इन दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पछवादून में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की ओर से। इन जिलों में नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर शामिल हैं, जहां भारी बारिश हो सकती है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। इसके इतर देहरादून, टिहरी और पौड़ी के लिए बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो उत्तराखंड में अभी फिलहाल बारिश से लोगों को निजात मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट 5 जिलों के लिए जारी किया है। इसके अलावा देहरादून, टिहरी और पौड़ी के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में बारिश हो सकती है। इसके अलावा बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश की मौसम विभाग ने आशंका जताई है।
देहरादून, टिहरी और पौड़ी के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रवि हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, मौसम विभाग ने आज 5 जिलों के लिए भारी बारिश की आशंका जताई। इसके अलावा देहरादून, टिहरी और पौड़ी के लिए येलो अलर्ट जारी किया। क्या कुछ कहा है मौसम विभाग ने और फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल कौशल, देखिए अगर पूरे प्रदेश की स्थिति की बात करें तो इस वक्त जो है लगातार हर जगह पर बारिश की जो है लगातार जारी है और ऐसे में कई जो सड़कें हैं वो भी इस वक्त अवरुद्ध है। अगर ऋषिकेश नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो वो भी सड़क अवरुद्ध है, वहाँ पर कई गाड़ियां फंसी हुई है। मसूरी हाईवे की हम बात करें तो वहाँ पर भी कई गाड़ियां इस वक्त फंसी हुई है। लगातार जो आफत की बारिश है उसका सिलसिला भी अभी जारी रहने की पूरी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। 27 तारीख तक मौसम विभाग ने लगातार जो है ये बारिश की संभावना जताई थी और अभी भी अब हम बात करें तो 30 अगस्त तक इसी तरीके का मौसम उत्तराखंड में बना रहेगा। तो फिलहाल आज जो ज्यादा दिक्कतें हैं वो कुमाऊं क्षेत्र में आ सकती हैं। कुमाऊं क्षेत्र के जो जिले हैं नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, इनके कहीं कहीं कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग ने सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने खुद आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निरीक्षण भी किया था और तमाम जो जिलाधिकारी हैं वो आज जहाँ जहाँ पर कल रात को बहुत भारी बारिश हुई है, नुकसान हुआ है, इसके निरीक्षण भी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रवि। फिलहाल लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है क्योंकि अभी भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। रवि, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार कुंभ के दौरान कोविड टेस्टिंग में हुए घपले को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने मेला स्वास्थ्य अधिकारी अर्जुन सिंह सेंगर और टेस्टिंग कार्य के नोडल अफसर डॉक्टर NK त्यागी को सस्पेंड कर दिया है। दोनों के खिलाफ जांच की रिपोर्ट बीती 16 अगस्त को हरिद्वार के डीएम ने शासन को भेजी थी, जिसमें दोनों को सस्पेंड किए जाने की सिफारिश की गई थी और मुख्यमंत्री ने यह बड़ा एक्शन लिया है और दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। कोविड टेस्टिंग में जो जांच रिपोर्ट आई है उस जांच रिपोर्ट के आधार पर अभी 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। अभी क्या कुछ और भी इसके दायरे में आने वाले हैं? नहीं, निश्चित रूप से जो भी इसके दायरे में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोविड टेस्टिंग में जो जांच रिपोर्ट आई है उस जांच रिपोर्ट के आधार पर अभी 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। अभी क्या कुछ और भी इसके दायरे में आने वाले हैं? नहीं, निश्चित रूप से जो भी इसके दायरे में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो डीएम ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ शासन ने रिपोर्ट भेजी थी और उसके बाद अब मुख्यमंत्री ने उस रिपोर्ट पर एक्शन लिया है। 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। मेला स्वास्थ्य अधिकारी और टेस्टिंग के नोडल अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। कई और अधिकारियों पर एक्शन लिया जा सकता है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं कुंभ घोटाले को लेकर की गई कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती की है और इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करानी चाहिए। तो जो एक्शन लिया गया है कुंभ में कोविड टेस्टिंग में घोटाले को लेकर, उस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कार्रवाई के नाम पर सरकार ने लीपापोती की है, यह कहना है कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए मामले की जांच, ये कहा है कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने। और कार्रवाई के नाम पर अब उस समय मेला में स्वास्थ्य अधिकारी रहे डॉक्टर सेंगर के ऊपर और डॉक्टर NK त्यागी जो नोडल अधिकारी थे, इनके ऊपर कार्रवाई करके आप केवल लीपापोती करना चाहते हो। कांग्रेस का जो असली प्रश्न है वो ये प्रश्न ये है कि बिना ICMR के अप्रूवल के एक मैक्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी को, जिसके पास कोई लैब नहीं है, जिसके पास कोई ICMR का अप्रूवल नहीं है, आपने इतना बड़ा महाकुंभ का टेस्टिंग का ठेका कैसे उसको दे दिया? किसने अलॉट किया? हमारा जो प्रश्न है वो किसने अलॉट किया? चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजित का रुख कर लेते हैं। अजित, एक तरफ मुख्यमंत्री ने जो कार्रवाई की, 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और एसआईटी की जांच जारी है। आगे भी ऐसा माना जा रहा है कुछ और अधिकारियों पर जांच जो है गाज गिर सकती है। तो वहीं कांग्रेस इस कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। आपने बहुत करीब से इस घोटाले की नब्ज को परखा है, इसको हर एक खबर अपडेट अपने दर्शकों तक हमने पहुंचाया है। अब आप किस नजरिए से देखते हैं कि आगे किन किन अधिकारियों पर और कार्रवाई हो सकती है?
देखिए, ये कल जो कार्रवाई हुई है, 2 बड़े स्वास्थ्य के अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। जो एक तो महिला स्वास्थ्य अधिकारी थे अर्जुन सिंह सेंगर, और एक एनके त्यागी थे जो प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी और पूरे टेस्टिंग के मामले के नोडल अधिकारी थे। तो इनको सस्पेंड करने के बाद कम से कम सरकार एक कदम आगे बढ़ी है, लेकिन विपक्ष, जैसा अभी आपने एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाया, तो विपक्ष इस बात पर मानने को तैयार नहीं है और वो इस पूरी कार्रवाई को नाकाफी बता रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो भी इस जांच के दायरे में आएंगे उन पर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। खास बात यह है कि जब कुंभ खत्म हो चुका था उसके बाद भी हजारों मोबाइल्स पर उनके टेस्टिंग के मैसेज गए। 22,000 ऐसे मोबाइल मिल रहे हैं जिन नंबर पर मैसेज गए हैं, जिनका टेस्टिंग दिखाई गई है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है, कोई लोकेशन उनकी नहीं मिल रही है, वो नंबर किसके नाम है, कहाँ से आए हैं। तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा सिम खरीद कर खाली उन पर मैसेज देने पर भी हुआ है। और एक और नई एक्सक्लूसिव बात मैं अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बता देता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्होंने जो लैब हैं, जो प्रयोगशाला थी, जो लेबोरेटरी थी, उन्होंने जो सबलेट करने का काम इस टेस्टिंग को किया, और उन एजेंसियों को टेस्टिंग का काम दे दिया जो भारत सरकार से प्रमाणित नहीं थी, तो उनके खिलाफ अलग से एसआईटी जांच करने का आदेश स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है। तो ये एक नई जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं और ये एक बड़ी कार्रवाई कल हुई और मुख्यमंत्री का जैसा कहना है कि वो इस दायरे में जितने भी आएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। और चूंकि ये सीधे तौर पर जीवन से खिलवाड़ करने का मसला था, आपने एक ही सीरीज से मतलब सैकड़ों की संख्या में लोगों की जांच की, उनकी टेस्टिंग की और उनके जीवन से खिलवाड़ करने का काम किया। चूंकि ये राजनीतिक तौर पर और चूंकि कुंभ था तो आस्था पर चोट लगने का भी एक काम हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हिंदुत्व को सामने रखकर चलती है, उसके एजेंडे पे हिंदुत्व प्राथमिकता में होता है। तो कुंभ जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक प्रयोजन के समय ऐसा होना भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान करने वाला था। तो इसीलिए आनन फानन में जांच बिठाकर कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम किया गया है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा अजीत राठी, क्योंकि आपने काफी अहम जानकारियां दी और आगे भी खबरों पर आपका रुख करेंगे। आगे बढ़ते उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। पंजाब में जारी सियासी उठापटक के बीच हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस प्रभारी के दायित्व से खुद को मुक्त करने की बात की है और तर्क सामने रखा है कि उत्तराखंड में होने वाला विधानसभा चुनाव। लेकिन सियासत के माहिर खिलाड़ी के इस दांव के बाद सियासी गलियारे में चर्चा है कि आखिर हरदा के दिल में क्या है। पंजाब प्रभारी पद से हटने की जताई इच्छा। मैं चाहता था कि ये पार्टी यदि विचार करने की स्थिति में हो तो मुझे जो है थोड़ी देर में उत्तराखंड में ही काम करना। हरदा करना चाहें, उत्तराखंड पर फोकस तो होना चाहते नहीं। मैं आभारी हूँ कि पंजाब जैसे राज्य की सेवा करने का मुझे अवसर मिला, लेकिन क्योंकि अब उत्तराखंड में चुनाव आ रहे हैं, यहाँ मैं कंपेन कमेटी का चेयरमैन। हरदा के दिल में क्या है? वो घमासान के बाद तो मैंने अपना बयान संशोधित किया ना। अभी 2 दिन पहले की तो बात है जब पंजाब सरकार में फूट की खबरें आम हो चली थी और पंजाब से उत्तराखंड की दूरी मानो कम हो गई थी। कई विधायक और मंत्रियों ने पंजाब के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात की थी, जिससे लगने लगा था कि पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान खत्म नहीं हुई है। लेकिन उसके फौरन बाद ही हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पद से खुद को मुक्त कर देने की पेशकश रखकर सबको चौंका दिया। वजह सिर्फ इतनी बताई कि उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने हैं और चुनावी राज्य में वो फोकस करना चाहते हैं। तो होना चाहते नहीं। मैं आभारी हूँ कि पंजाब जैसे राज्य की सेवा करने का मुझे अवसर मिला, लेकिन क्योंकि अब उत्तराखंड में चुनाव आ रहे हैं, यहाँ मैं कंपेन कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, तो उस नाते मैं चाहता था कि ये पार्टी यदि विचार करने की स्थिति में हो तो मुझे जो है थोड़ी देर में उत्तराखंड में ही काम करना। यही नहीं, हरीश रावत ने साफ कर दिया है कि बात सिर्फ उत्तराखंड में चुनाव होने तक सीमित है और पंजाब में एक बार फिर से जब पार्टी में उठापटक हुई थी तो वो पद पर बने रहने के समर्थक थे। वो घमासान के बाद तो मैंने अपना बयान संशोधित किया ना। मैंने कहा मैं ऐसा प्रार्थना करने जा रहा था, लेकिन अब ये देख करके, स्थिति देख करके नहीं, मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक मुझको मेरा काम एक्सटेंड हो गया। पंजाब में चल रही सियासी उठापटक के बीच हरीश रावत दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां संभावना है कि हरीश रावत की मुलाकात सोनिया गांधी से हो सकती है, जिनके सामने वो पंजाब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के दायित्व से हटने की बात रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी खबर पर चर्चा के साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। अजीत, अब तक
पंजाब के मनमुटाव को दूर करने की कोशिश कर रहे थे हरीश रावत, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, पंजाब के कई मंत्री और विधायक भी आके उनसे मिले थे, लेकिन अब वो पंजाब से ब्रेक लेना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर हरदा के दिल में क्या है। देखिए, हरदा के दिल में जो है वो सबको दिख रहा है और बहुत कोई रहस्यमयी बात उनके दिल में नहीं है। यहाँ दो चीज़ पर फोकस करने की जरूरत है और दो ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो हरीश रावत ऐसे राजनीतिक हैं उत्तराखंड के जो बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं और अपने बहुत योजनाबद्ध तरीके से अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब का चुनाव जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के आसपास ही होता है। तो चूंकि अगर उनको ये बहुत शिद्दत के साथ मालूम है, अगर वो पंजाब में बिजी रहे तो इधर चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष बनने का उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और उनकी योजना, चूंकि हम सभी जानते हैं राजनीतिक कॉरिडोर में ये बात बहुत ही आम हो चुकी है कि हरीश रावत इस बार अपनी आखिरी पारी खेलने जा रहे हैं और उनका लक्ष्य एकमात्र मुख्यमंत्री बनना है और वो किसी भी हालत में इस बार पार्टी को सत्ता में लाकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और हरीश रावत कई बार अपनी बातों में इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि अगर एक बार उनको और भी अवसर मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की सेवा करने का मिलता है तो वो जो पिछली गलतियां हो रही हैं उनको सुधारने का काम करेंगे। ये तो एक भविष्य की बात रही है, लेकिन दो ही चीज़ इस पर बहुत महत्वपूर्ण है। एक योजनाबद्ध तरीके से उनका काम करना और दूसरा पंजाब का विधानसभा चुनाव उनके आसपास होना। और ये आशंका और ये संभावना पहले से ही जताई जा रही थी कि उनको पंजाब के दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो उनको यहाँ चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चूंकि उनके विरोधी भी यहाँ कांग्रेस में सक्रिय हैं और वो बहुत ही उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही, तो हरीश रावत को इस बात की भी एक कहीं ना कहीं एक चिंता उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में होगी कि अगर वो उत्तराखंड में सक्रिय नहीं रहते हैं तो उनके समर्थकों को, उनके जो समर्थक जो टिकटार्थी हैं, जो टिकट की लाइन में हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि पंजाब का जो जिस तरह का डिस्प्यूट है, पंजाब का डिस्प्यूट आपने देखा होगा पिछले करीब 6 महीने में जिस तरह का डिस्प्यूट पंजाब में उभर कर सामने आया है, वो अगले 6 दिन में या 1 सप्ताह में 2 सप्ताह में खत्म होने वाला नहीं है। पंजाब की समस्या भी बहुत जटिल है और नेतृत्व परिवर्तन की समस्या है, तो इसलिए हरीश रावत उससे अलग करके पूरा फोकस उत्तराखंड में लगाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तो ये है हरदा के दिल में जो हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने समझाया। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। सरकारी दिवस होने के चलते आज प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन सदन के भीतर कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। सदन में किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग करेगा विपक्ष और सदन के बाहर यूथ कांग्रेस आज सरकार पर हमला बोलेगी। तो नियम 310 के तहत विपक्ष किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग करेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, आज सदन के अंदर भी हंगामा होगा और सदन के बाहर भी हंगामा होगा, क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है? आज विपक्ष की क्या तैयारी है और सरकार की क्या तैयारी है? बिल्कुल कौशल, देखिए आज सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। और आज शुरुआती दौर से ही कांग्रेस ने सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरने की रणनीति बताई है। आज तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो आज ट्रैक्टर के जरिए गन्ना लेकर विधानसभा के गेट पर पहुंचेंगे और सरकार पर हमला बोलने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने कल ही रणनीति बना ली थी कि कांग्रेस आज सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरेगी। नियम 310 के तहत सदन के भीतर इसमें चर्चा की जाएगी कि वो किसानों के मुद्दों पर सदन के भीतर चर्चा करे, तो बाहर जो कांग्रेस के तमाम यूथ कार्यकर्ता हैं वो सरकार को घेरने की रणनीति बताएंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज जो 5वां दिन है वो सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हंगामेदार रहने के आसार है। कांग्रेस के सभी 10 विधायक जो हैं वो आज गन्ना लेकर विधानसभा के गेट पर पहुंचेंगे और सभी विधायक हॉस्टल में इकट्ठा भी हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो वहां से ट्रैक्टर के जरिए निकलेंगे और जिनके हाथ में गन्ना होगा और ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से किसानों के हित में है। केंद्र सरकार द्वारा जो एक अमेंडमेंट बिल लाया गया है किसानों के खिलाफ, उसको लेकर भी प्रदर्शन ये रहेगा। उसके साथ साथ ही राज्य में गन्ना भुगतान की बात हो या फिर धान के फसल के उस पे भुगतान की बात हो या उसके मूल्य की बात हो, वो तमाम चीज़ें निर्धारित सरकार ने नहीं की हैं। उसी को लेकर ये आज प्रदर्शन कांग्रेस का सदन के भीतर भी रहने वाला है और सदन के बाहर भी रहने वाला है। तो कहा जा सकता है कि 1 घंटे बाद जो कांग्रेस के विधायक हैं वो विधानसभा पहुंचेंगे और रणनीति बनाएंगे। कार्यक्रम है क्या वो भी सदन के बाहर जो प्रोटेस्ट होगा कांग्रेस का उसमें शामिल होंगे?
देखिए, देवेंद्र यादव यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए देहरादून आ रहे हैं। वो यूथ कांग्रेस के साथ में मौजूद रहेंगे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी रहेंगे और देवेंद्र यादव जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी रहेंगे और संभवतः जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी रहेंगे। हरीश रावत का भी रहने का इसमें कार्यक्रम था, लेकिन वो दिल्ली जा चुके हैं, इसलिए वो नहीं रहेंगे। तो देवेंद्र यादव प्रदेश प्रभारी वो यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ ही वो सभी विधायकों के साथ भी रहेंगे। सिर्फ ये बैरिकेडिंग तक मौजूद रहेंगे, विधानसभा गेट तक वो नहीं आएंगे। तो ये रणनीति कांग्रेस ने बनाई है जी पूरी तरह। चलिए पंकज, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता दें, पिछले साल घाटे में रहा है यूपीसीएल। 577 करोड़ से ज्यादा के घाटे में यूपीसीएल। क्या की रिपोर्ट में घाटे का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, पिछले साल घाटे में रहा है यूपीसीएल। 577 करोड़ से ज्यादा के घाटे में रहा यूपीसीएल। क्या की रिपोर्ट में इस घाटे का खुलासा हुआ है।